साथियों नमस्ते। आज हम अध्याय 6 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस है यानी चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर 5 तक के कंप्लीट वीडियोस वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। तो यहाँ देखो, हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है बिंदु। तो ज्यामिति की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? बिंदु से होती है। अब बिंदु किसे कहते हैं? किसी समतल पर बनी ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई नहीं होती है बिंदु कहलाती है। अब यहाँ समतल का मतलब क्या हो गया? जैसे हमारा पेपर है ना, जो भी 2D आकृतियाँ होती है यानी जिसकी दो विमाएँ हो। विमाएँ कितनी होती है? 3 होती है। कुल विमाएँ 3 होती है। एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई और तीसरी होती है ऊंचाई। तो कुल मिला के 3 विमाएँ होती है। और 2D आकृति वो आकृति होती है जब इन तीनों में से कोई दो विमा हो, है ना। जैसे इस पेपर में क्या है? इस पेपर में एक तो लंबाई है और एक चौड़ाई है। तो ये जो पेपर है आपका क्या कहलाएगा? समतल कहलाएगा, है ना। तो किसी भी समतल पर बनी ऐसी आकृति, जैसे मैंने यहाँ पर एक बिंदु बनाया, इसकी ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, तो इस आकृति को हम क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। ठीक है। तो बिंदु का मतलब आप समझ गए, उसकी ना तो लंबाई होनी चाहिए, ना चौड़ाई होनी चाहिए, ना ही ऊंचाई होनी चाहिए। उसी आकृति को हम क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। और बिंदु के बारे में क्या है? देखो, बिंदु का जो क्षेत्रफल है वो शून्य होता है। ठीक है। अब बिंदु की ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ही ऊंचाई है, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो भी क्या आएगा? 0 आएगा, शून्य आएगा। बिंदु की विमाएं शून्य होती है। अब बिंदु की विमाएं यानी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, उन सभी विमाओं का मान क्या होता है? 0 होता है। इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी जो बिंदु होता है उसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2 बिंदु लिए, है ना। इस बिंदु को मुझे नाम देना है तो इसको मैं नाम दे सकता हूँ कैपिटल ए। इस बिंदु को नाम देना है तो इसको मैं नाम दे सकता हूँ कैपिटल बी। बात समझ में आया? तो ये मेरा बिंदु ए हो गया और ये मेरा बिंदु बी हो गया। आगे देखो, आगे जो परिभाषा है वो है रेखाखंड की परिभाषा। तो रेखाखंड क्या होता है? किसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति रेखाखंड कहलाती है। जैसे अभी मैंने 2 बिंदु लिए थे, एक ए बिंदु हो गया और दूसरा बी बिंदु हो गया। अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाता हूँ, ठीक है, तो ये जो आकृति हमारी बनती है इसे हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। अब रेखाखंड के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान होनी चाहिए? तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रेखाखंड की केवल एक विमा होती है ना। अब ये जो मैंने रेखाखंड बनाया है उसकी केवल एक विमा होगी। या तो ये लंबाई होगी, या चौड़ाई होगी, या फिर ऊंचाई होगी। इन तीनों में से कोई एक होगी, है ना। तो इस रेखाखंड का नाम क्या हो जाएगा? रेखाखंड AB। और इसकी केवल कितनी विमा होगी? एक विमा होगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट है एक रेखाखंड पर अनंत बिंदु होते हैं। जो मैंने ये रेखाखंड AB बनाया है ना, इस पर अनंत बिंदु होते हैं। ये जो A बिंदु है वो हमारा प्रारंभिक बिंदु होगा। ये हो जाएगा हमारा प्रारंभिक बिंदु। और ये जो बिंदु B है ये हमारा हो जाएगा अंतिम बिंदु। ठीक है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो है ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो मैंने ये रेखाखंड खींचा है इस पर अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट है कि रेखाखंड की जो लंबाई है वो सीमित होती है। सीमित होने का मतलब ये है कि इस माप को हम, इस रेखाखंड की जो लंबाई है इसको हम माप सकते हैं, यानी इसको मापा जा सकता है। ठीक है। ये अनंत लंबाई नहीं होती है। ये कैसी लंबाई होती है? ये सीमित लंबाई होती है। यानी इसका मतलब है इसे हम आसानी से माप सकते हैं। और इसको जो लिखने का तरीका है ना, इसे कैसे लिखेंगे? AB और इसके ऊपर ये हम छोटा सा रेखाखंड खींचेंगे। यानी ये जो रेखाखंड है इसका नाम है रेखाखंड AB। ठीक है। ये इसको प्रदर्शित करने का तरीका हमने कक्षा 6 में समझा था। अच्छा, इसके आगे जो परिभाषा है वो है रेखा की परिभाषा। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। रेखाखंड के दोनों सिरे जब अनंत लंबाई वाले होते हैं तब वह आकृति रेखा कहलाती है। ये जो हमने रेखाखंड बनाया है AB, जब B को मैं यहाँ से अनंत की ओर आगे बढ़ाता हूँ और A को भी मैं यहाँ से अनंत की ओर आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो जब ये आकृति बनती है हमारी, इसको हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। यानी रेखा के जो दोनों सिरे हैं A और B वो अनंत की ओर क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। समझ गए?
तो ये हमारी रेखा हो जाएगी। और इसे जो लिखने का तरीका है, इसे हम कैसे लिखेंगे, ए बी के ऊपर इधर दोनों तरफ तीर बनाना पड़ेगा, यानी ये बी की ओर इधर अनंत की ओर जा रही है और ए की ओर भी इधर कैसे जा रही है, अनंत की ओर जा रही है। ठीक है। अगला पॉइंट है, रेखा की केवल एक विमा होती है ना। रेखा की जो है वो कितनी विमा होगी, केवल एक, या तो लंबाई होगी या चौड़ाई होगी या फिर ऊंचाई होगी। रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, रेखा पर भी अनंत बिंदु होंगे। रेखा की लंबाई असीमित होती है ना। रेखा खंड की जो लंबाई है वो तो सीमित होती है, लेकिन जो रेखा की लंबाई है वो असीमित होती है, उसको हम माप नहीं सकते हैं। दो बिंदुओं से गुजरती हुई एक और केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। ये देखो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ये पॉइंट कह रहा है कि अगर मेरे पास दो बिंदु है ना, ये मेरा ए बिंदु हो गया और ये मेरा बी बिंदु हो गया। मेरे पास अगर दो बिंदु है और इन दोनों बिंदुओं से मैं कितनी सरल रेखा गुजार सकता हूं, तो इन दोनों बिंदुओं से मैं केवल और केवल एक सरल रेखा ही गुजार सकता हूं। ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया, तो इन दोनों बिंदुओं से मैं केवल और केवल एक सरल रेखा गुजार सकता हूं। ठीक है। अगर मुझे एक दूसरी रेखा बिंदु ए से गुजारनी है, तो मैं देखो ये एक रेखा खींच रहा हूं यहां पर। अब ये जो रेखा है वो बिंदु ए से तो गुजर रही है लेकिन बी से नहीं गुजर रही है ना। तो ए और बी अगर मेरे पास दो बिंदु है तो उससे मैं केवल और केवल एक सरल रेखा खींच सकता हूं। रेखा को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर एल एम एन द्वारा या इस प्रकार से या ए बी से दर्शाया जाता है। तो देखो, कोई भी अगर मेरे पास रेखा है तो उसे प्रदर्शित करने के मेरे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास एक रेखा है, इसको मैं एल लिख सकता हूँ। दूसरी रेखा है जो मैं इसको एम बता सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये जो पी क्यू रेखा है ना, इसको मैं पी क्यू रेखा लिख सकता हूँ, इस प्रकार से लिख सकता हूँ, या फिर इसको मैं केवल पी क्यू ही लिख सकता हूँ। तो रेखाओं को प्रदर्शित करने के ये हमारे पास में अनेक तरीके हो सकते हैं। अगली परिभाषा है हमारी किरण। अब देखो, किरण क्या होती है, जब रेखाखंड का केवल एक सिरा अनंत लंबाई का होता है तब वह आकृति किरण कहलाती है। देखो, रेखाखंड हमने क्या पढ़ा कि जब दो बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो बनी आकृति हमारा रेखाखंड कहलाती है। अब इसके दो सिरे हैं, ये प्रारंभिक सिरा ए और ये अंतिम सिरा बी। इन दोनों सिरों में से किसी एक सिरे को अगर हम अनंत की ओर अग्रसर करते हैं, यानी इस बी सिरे को अगर मैं अनंत लंबाई पर बढ़ा देता हूँ, तो ये जो आकृति बनती है इसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, है ना। तो किरण में एक सिरा तो हमारा वही रहता है और दूसरा सिरा जो है वो अनंत की ओर अग्रसर होता है। इसे लिखेंगे कैसे, इसे इस प्रकार से लिखेंगे ए बी और ऊपर बी की तरफ तीर करेंगे, क्योंकि बी जो है वो अनंत की ओर जा रहा है ना। अब एक किरण और बनाता हूँ, जैसे मान लो मैंने एक पी क्यू रेखाखंड खींचा और यहाँ से ये जो पी है वो अनंत की ओर अग्रसर है, तो इस किरण का नाम हो जाएगा पी क्यू। और ये क्योंकि क्यू पी की ओर अनंत की ओर जा रहा है तो हमें पी की ओर तीर बनाना है। ठीक है, तो ये हमारी किरण की परिभाषा हो जाएगी। अगली परिभाषा है कोण की। तो देखो, कोण किसे कहते हैं, कोई भी दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो कोण कहलाती है, यानी कोण बनाती है। अभी हमने पढ़ा था कि किरण क्या होती है, कि जब रेखाखंड का एक बिंदु अनंत की ओर अग्रसर हो, है ना, तो वो हमारी क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। अब यहाँ लिखा है कि अगर कोई भी दो किरणें हैं, ठीक है, जिसका प्रारंभिक बिंदु जो है वो एक ही है, जैसे मैंने एक किरण ये वाली ली तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु हो गया, तो इसी बिंदु से जो है दूसरी किरण जा रही है। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास दो किरणें हैं जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही है। जब ऐसी स्थिति बनती है तब हमारे कोण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कोण का। और कोण को हम थीटा से लिखते हैं, ये हम जानते हैं, है ना। अब कोण की क्या क्या विशेषता होती है, तो कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजा कहलाती है। यहाँ जो कोण का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर हम ये जो किरणें हैं, दोनों किरणें, है ना, इसको हम भुजा बोलेंगे। जैसे मान लो ये यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है और इन दोनों का जो प्रारंभिक बिंदु है वो ओ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक किरण हो गई ओ ए और दूसरी किरण हो गई ओ बी। ठीक है, तो इसे हम भुजा ओ ए भी बोल सकते हैं और इसे भुजा ओ बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो दोनों किरणें हैं इनको हम भुजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भुजा बोलेंगे। अगला पॉइंट है कि दोनों किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है।
ठीक है। इन दोनों किरणों का जो ये उभयनिष्ठ बिंदु है इसको हम क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। ठीक है। अब देखो किसी भी कोण को लिखने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। मान लो मेरे पास ये कोण है जो कहाँ बन रहा है, बिंदु ओ से बन रहा है ना। बिंदु ओ से जो है इसका झुकाव हो रहा है ना। तो इस कोण को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोण ओ। ठीक है, कोण ओ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोण ए ओ बी। ये ए ओ और बी, ए ओ बी, ये कोण बना हमारा। ठीक है। जो नाम है कोण का वो हमेशा बीच में आना चाहिए। ठीक है। तो अगर कोण हमें बनाना है तो जहाँ कोण बन रहा है वो आपका जो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है वो बीच में आना चाहिए। ठीक है। इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, कोण बी ओ ए, यानी ऐसे बी ओ ए, यानी इस प्रकार से मैं अब कोण बना सकता हूँ। ठीक है। तो इसे हम लिखने का जो तरीका है कोणों को वो बता रहा हूँ। इसे हम कोण ओ लिख सकते हैं, इसे हम कोण ए ओ बी लिख सकते हैं, कोण बी ओ ए लिख सकते हैं। या फिर एक तरीका और है, मान लो मेरे पास कोई कोण इस प्रकार से, ठीक है, ये ए हो गया, ये ओ हो गया और ये बी हो गया, लेकिन मैं इसे कुछ और नाम देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जैसे ये मैंने कोण एक मान लिया, मैंने इसको एक नंबर कोण दे दिया, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोण एक। तो ये इस कोण की ही बात कर रहा है। ठीक है। तो ये कोण के लिखने के अलग अलग तरीके हैं, ये सभी तरीके हमें समझ में आने चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है कोणों के प्रकार। तो देखो कक्षा 7 में हमने कोणों के प्रकार पढ़े थे। कोण कई प्रकार के होते हैं। अब इसको हम ठीक से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखो हमने चैप्टर 3 में, है ना, चैप्टर 3 में पढ़ा था कि जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो जहां प्रतिच्छेद करती है उसे हम बिंदु O यानी कि मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से एक वृत्त बनाता हूँ, इस प्रकार से एक वृत्त का निर्माण करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जब पूरा चक्कर कट जाता है, पहले तो यहाँ देखो, मान लो यहाँ पर दो किरणें हैं आपके पास में, ठीक है, यहाँ पर कोई कोण है, किसी प्रकार का झुकाव नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने डिग्री का कोण है, 0 डिग्री का कोण है। ठीक है। फिर मान लो यहाँ से यहाँ पर एक किरण जा रही है, ये एक पहली किरण ये हो गई, दूसरी किरण ये हो गई, तो मेरे पास इतना झुकाव आ गया, है ना। तो इसका कोई न कोई मान होगा, यानी इसका कोई न कोई कोण का मान आएगा, है ना, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो किरण है 0 डिग्री से, ये जो किरण है वो कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का। और ये जो दोनों किरणें हैं, ये वाली पहली किरण और ये दूसरी किरण, ये 180 डिग्री का कोण बना रही है। फिर अगर इस किरण और इस किरण की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक जो कोण बन रहा है वो आपका 270 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है। और जब पूरा चक्कर निकल जाता है, यानी किरण यहाँ से गुजर कर वापस यही किरण आ जाती है दूसरी वाली, तो पूरा एक चक्कर निकालने पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। तो इन कोणों को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं, तो वो अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो ज़्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, उस कोण को हम न्यून कोण कहेंगे। अब इसको समझना, जैसे मैंने एक किरण ली ये वाली, ठीक है, ये 0 डिग्री पर है, लेकिन जो दूसरी किरण है वो मैंने यहाँ पर ली। अब यहाँ पर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है ना। तो ये जो किरण है वो 0 डिग्री से तो ज़्यादा है लेकिन 90 डिग्री से कम है, तो ये जो कोण बना है इसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। दूसरा कोण है समकोण, यानी ऐसा कोण जिसका मान बराबर 90 डिग्री का है। ठीक है। यानी जब थीटा जो है, ये जो कोण 90 डिग्री का बनता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। फिर अगला कोण है अधिक कोण। अब देखो अधिक कोण क्या होता है, तो देखो अभी हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाई थी, है ना। जब हमारा कोई एक किरण देखो यहाँ पर है, जैसे ये पहली किरण हो गई और ये दूसरी किरण हो गई, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है ना। तो हमारा झुकाव कितना आया, इतना आ गया, यानी 90 डिग्री से तो ज़्यादा आ गया लेकिन 180 डिग्री से कम आ गया, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम अधिक कोण कहेंगे। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, उसे हम अधिक कोण कहेंगे। अगला कोण है ऋजु या सरल कोण, है ना। जब हमारी जो एक किरण है, ये मेरी पहली किरण हो गई, और इसकी जो दूसरी किरण है इसके ठीक विपरीत आ जाती है, यहाँ से ठीक इसके विपरीत आ जाती है, एकदम सीधी हो जाती है, तो ये जो झुकाव बनता है, ये जो कोण बनता है, इसे हम 180 डिग्री कहते हैं। ठीक है।
तो जब हमारा कोण 180 डिग्री का होता है तो इसे या तो हम ऋजु कोण कहेंगे या फिर सरल कोण कहेंगे। अगला कोण है वृत्त या कोण या प्रतिवर्ती कोण। जब हमारा कोण एक किरण तो 0 डिग्री पर हो और दूसरी किरण जो है यहाँ देखो 180 डिग्री से ज़्यादा कहीं भी यहाँ मिल जाती है अपने को, ठीक है। तो जब किरण हमारी 180 डिग्री से ज़्यादा चली जाती है ना, यहाँ पर 180 डिग्री से तो ज़्यादा लेकिन 300 डिग्री से कम, 360 डिग्री से कम, ऐसा कोई मान हमें मिलता है तो इसे हम क्या कहेंगे, वृहत कोण। ऐसा कोण जो 180 डिग्री से तो अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो तो ऐसे कोण को हम वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। फिर है पूर्ण कोण, है ना। जब एक किरण जो है एक पूरा वृत्ताकार चक्कर लगाकर वापस वहीं लौट जाती है, जैसे मान लो ये पहली किरण हो गई और जो दूसरी किरण है वो यहाँ से चक्कर लगाकर वापस यहीं पर आ जाती है, तो जो कोण बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, 360 डिग्री का कोण कहते हैं। और इसका हम क्या नाम देंगे, पूर्ण कोण, यानी पूरा एक चक्कर लगा देती है तो इसे हम पूर्ण कोण कहेंगे, ठीक है। तो ये जो कोण है हमने कक्षा 6 और 7 में पढ़ रखे हैं पहले से, तो ये तो हमें याद रखने ही रखने हैं। अब इसके जो आगे कोण आएंगे वो इम्पोर्टेंट है तो उसको आपको याद रखना है। तो देखो अगला जो 7 नंबर का कोण है वो हमारा है आसन्न कोण। अब आसन्न कोण क्या होता है इसको समझो। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ जो एक चित्र बना हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है कि दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। यहाँ पर देखो दो कोण बन रहे हैं, ये 1 नंबर हो गया और ये 2 नंबर हो गया, है ना। यहाँ पर दो झुकाव बन रहे हैं, दो कोण बन रहे हैं। ये दोनों आसन्न कोण कब कहलाएंगे, जब यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। अब देखो यहाँ पर ये जो दोनों कोण हैं इनका एक ही शीर्ष है और शीर्ष कौन है, O, है ना। एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो। अब देखो एक उभयनिष्ठ शीर्ष होने के साथ साथ यहाँ पर एक भुजा ऐसी है जो इन दोनों ही कोणों में आती है। ये जो भुजा OB है ना, वो कोण 1 में भी आ रही है, कोण 2 में भी आ रही है। तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई कोण 1 और 2 की, है ना। तो जब ऐसी स्थिति बनती है ना तो इन दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे, आसन्न कोण कहेंगे। यानी कोण 1 और 2 क्या है, आसन्न कोण है, ठीक है, पड़ोसी है एक दूसरे के। तो ये हमारा आसन्न कोण हो जाएगा। अगली डेफिनेशन है पूरक कोण की। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। अब इसको समझो। मान लो मेरे पास एक कोण है, ये मेरे पास कोण A हो गया, ठीक है, और दूसरा कोण हो गया B, ये कोण B हो गया, ठीक है। मान लो इस कोण का जो मान है वो है 30 डिग्री और इस कोण का जो मान है वो मेरे पास है 60 डिग्री, ठीक है। अब मैं इन दोनों कोणों को अगर मैं जोड़ता हूँ, ठीक है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो ये जो दोनों कोण है, कोण A और कोण B, ये इसको भी मैं पूरक कोण बोलूंगा और इसको भी पूरक कोण बोलूंगा। इसे मैं कोण B का पूरक कोण बोलूंगा और इसे जो है मैं कोण A का पूरक कोण बोलूंगा, ठीक है। तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। अगला कोण है समपूरक कोण। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे समपूरक कोण कहलाते हैं, है ना। तो जब मैं कोण A और कोण B को जोड़ता हूं और दोनों की जोड़ जो है 180 डिग्री आ जाती है तो इन दोनों कोणों को अब हम क्या बोलेंगे, समपूरक कोण बोलेंगे। 90 डिग्री आए तो पूरक कोण, 180 डिग्री आए तो समपूरक कोण। अगली डेफिनेशन है शीर्षाभिमुख कोण की, तो इसको ध्यान से समझना। देखो जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उस बिंदु पर बने आमने सामने के कोण परस्पर शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। अब इसको ध्यान से समझना। मान लो मैंने दो रेखाएं ली, है ना, एक रेखा तो ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई। मान लो इस रेखा को मैंने कहा L और इस रेखा को मैंने कहा M, और ये दोनों ही रेखा जो है एक बिंदु पर क्या कर रही है, काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। इस बिंदु को मैंने मान लो O नाम दे दिया, ठीक है। तो इस बिंदु जो ये शीर्ष बना है, इस शीर्ष के जो दोनों विपरीत कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसे हम शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों को हम शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे, ठीक है। और शीर्षाभिमुख कोण जो है आपस में हमेशा बराबर होते हैं।
जैसे मान लो ये कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है और ये कोण डी है। तो ये जो कोण ए है वो इस कोण बी के बराबर होगा और ये जो कोण सी है वो इस कोण डी के बराबर होगा। ठीक है, यानी अगर ये कोण मेरा 60 डिग्री है तो डी जो है ये भी मेरा कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। ठीक है, और अगर ये कोण मेरा 300 डिग्री है तो ये वाला जो कोण है 150 डिग्री, सॉरी ये कोण मेरा 150 डिग्री है तो ये कोण भी मेरा कितना आएगा, 150 डिग्री आएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो यहां पर देखो 150 मत लो, 120 ले लो, यानी ये कोण अगर 120 डिग्री है तो ये भी कोण हमारा कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ठीक है, ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। देखो यहाँ पर मैंने चित्र बनाया है, एक मेरी रेखा हो गई ए बी, दूसरी हो गई सीधी। ये अगर कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार कोण 1 किसके बराबर है, 2 के। ये कोण 1 और 2 बराबर होंगे, कोण 3 और 4 आपस में बराबर होंगे। इसकी जो प्रमेय आएगी उस प्रमेय को हम सॉल्व करके इसको सिद्ध करेंगे कि ये दोनों कोण आपस में बराबर क्यों आ रहे हैं। ठीक है, अगली डेफिनेशन है रेखिक युग्म की। अब देखो रेखिक युग्म क्या होता है। रेखिक युग्म क्या होता है, देखो रेखिक युग्म ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, अभी हमने आसन्न कोणों के बारे में पढ़ा था। आसन्न कोण क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा था कि ऐसी दो किरणें मेरे पास है, ऐसी दो किरणें हैं जिसका ये जो शीर्ष है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। और इस शीर्ष से मैं जब एक भुजा खींचता हूँ इस प्रकार से तो मेरे पास दो कोण बनते हैं, एक तो ये कोण नंबर 1 और ये दूसरा कोण नंबर 2। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है, इसे हम आसन्न कोण क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष है और एक उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये दोनों कोण हैं, इसको हम आसन्न कोण बोलेंगे, है ना। लेकिन अब देखो, अब ये रेखिक युग्म कब बनेगा, ये रेखिक युग्म ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है विपरीत दिशा में होती है। अब देखो इन दोनों में कौन सी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, ये वाली उभयनिष्ठ है ना, ये और ये भुजा जो है उभयनिष्ठ नहीं है। अब ये कह रहा अगर ये दोनों किरणें विपरीत दिशा में आ जाए, ये दोनों भुजाएं विपरीत दिशा में आ जाए, कैसे, अब इसको समझो। ये शीर्ष है इसका, ये शीर्ष आ गया, एक भुजा ऐसे आ गई, दूसरी भुजा जस्ट इसकी विपरीत दिशा में ऐसे आ गई। ठीक है, और जो ये उभयनिष्ठ भुजा है, मान लो ये यहाँ पर है, ये उभयनिष्ठ भुजा आ गई। तो ये जो कोण 1 और ये जो कोण 2 है, ये जब ऐसी स्थिति बना लेता है कि इसकी जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो विपरीत दिशा में आ जाती है, तो ये दोनों कोण क्या बनाते हैं, रेखिक युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेखिक युग्म बनाते हैं। और रेखिक युग्म का मतलब ये होता है कि कोण 1 प्लस कोण 2, अगर मैं इन दोनों कोणों को जोड़ता हूँ तो अब देखो यहाँ पर क्या है, सीधी रेखा है ना। तो यहाँ पर जब मैं दोनों कोणों को जोड़ता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो कोण बनता है वो क्या बनता है, एक सरल कोण बनता है, ऋजु कोण बनता है। और ऋजु कोण का मान क्या होता है, 180 डिग्री, अभी हमने पढ़ा था, है ना। तो यहाँ कोण 1 और 2 का मान कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा। तो जो रेखिक युग्म होते हैं उनका मान, उनका जो योग है वो हमेशा कितना आता है, 180 डिग्री आता है। रेखिक युग्म के बाद में अब हम पढ़ेंगे अभिग्रहित 6.1, यानी अब जो हम पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें हमें पूरी याद कर लेनी है ना। चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था कि अभिग्रहित क्या होते हैं। अभिग्रहित ऐसे कथन होते हैं जो स्वयं में सिद्ध होते हैं, यानी उनको सिद्ध करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, उन्हें केवल हमें याद रखना है। ठीक है, तो अभिग्रहित 6.1 जो है, यानी इस प्रश्नावली का जो सबसे पहला अभिग्रहित है वो क्या कहता है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या फिर जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे कोण एक रेखिक युग्म बनाते हैं। मतलब ये जो मैंने कोष्टक में ब्रैकेट में लिखा है ये इसका विपरीत है ना। अब इसको समझने की कोशिश करना कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है, मैंने एक किरण ली इस प्रकार से, ठीक है। अब ये जो किरण है वो एक रेखा पर खड़ी है, ये जो मैंने एक रेखा बनाई ये इस रेखा पर क्या है, खड़ी है। तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोण। अब मेरे पास यहाँ दो आसन्न कोणों का निर्माण हुआ, ये कोण नंबर 1 और ये कोण नंबर 2, ठीक है।
तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग, यानी इन दोनों कोणों का जो योग होगा, कोण 1 प्लस कोण 2, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री आता है तो वे कोण एक रेखिक युग्म बनाते हैं। तो ये जो दोनों कोण हैं वो क्या बनाते हैं, एक रेखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, यानी ये जो किरण है वो एक रेखा पर खड़ी होगी, इसका मतलब ये है, रेखिक युग्म का मतलब ये है। ठीक है, अब इसका अभिग्रहित 6.2 है, उसको भी पढ़ लेते हैं। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो उनकी विपरीत भुजाएं एक रेखा बनाती है ना। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं दो आसन्न कोण लेता हूं, ये आसन्न कोण 1 और ये आसन्न कोण 2, इन दोनों कोणों का योग अगर मुझे 180 डिग्री मिलता है, कितना मिलता है, 180 डिग्री मिलता है, तो ये जो दोनों आपके किरणें हैं या भुजाएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी एक रेखा का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, एक रेखा का निर्माण करेगी। ठीक है, तो ये अभिग्रहित 6.2 है, इस 6.1 का विलोम है। समझ गए? चलो, ये दोनों अभिग्रहित जो है आपको याद रखने है ना। आपको केवल इतना सा याद रखना है कि अगर मेरे पास एक सरल रेखा है और यहाँ पर एक किरण है, तो ये जो दोनों कोण हैं इनको हम क्या बोलते हैं, आसन्न कोण बोलते हैं। अब इस स्थिति में ये जो कोण 1 और 2 है, इनका योग हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जब देखो प्रश्न उत्तर हम करेंगे ना तो ये चीज़ आएगी, है ना, ये चीज़ आएगी। तो जब सीधी रेखा पर कोई भी कोण बनता है, चाहे 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, इन सभी का योग जो है वो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। जैसे मान लो मैंने एक सीधी रेखा खींची, यहाँ पर अब एक नहीं दो किरण है, मान लो दो किरण है। ठीक है, ये कोण नंबर 1, ये कोण नंबर 2 और ये कोण नंबर 3। अब हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा का जो कोण होता है, यहाँ से जो कोण बनता है उस टोटल जोड़ कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो यहाँ अगर मैं कोण 1, कोण 2 और कोण 3 इन तीनों को जोड़ता हूँ तो इन तीनों की जो जोड़ आएगी वो कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी। अब ये आपको जो है याद रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये याद नहीं होगा तो आप प्रश्न उत्तर नहीं कर पाओगे। है प्रमेय 6.1, है ना। तो अभी देखो हमने दो अभिग्रहित पढ़े, एक तो अभिग्रहित 6.1 और दूसरा अभिग्रहित 6.2, जो एक दूसरे के क्या थे, विलोम थे। और उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जब एक रेखा पर एक किरण खड़ी है ना, ये जो किरण है वो इस रेखा पर खड़ी है, तो यहाँ जो ये दोनों आसन्न कोण बन रहे हैं 1 और 2, इन दोनों का योग क्या होता है, कोण 1 और 2 का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, और अभिग्रहित अपने आप में सिद्ध होता है ना, जबकि जो प्रमेय होती है उसको हमें सिद्ध करना पड़ता है। तो ये जो हमें प्रमेय दी है इसको हम सिद्ध करेंगे, और सिद्ध किसकी सहायता से करेंगे, इस रेखिक युग्म की सहायता से करेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, रेखिक युग्म कहते हैं। तो इसकी सहायता से इस प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें 3 स्टेप याद रखने हैं। पहले तो उसमें है, उस प्रमेय में हमें दिया हुआ क्या है, फिर उस प्रमेय में हमें सिद्ध क्या करना है, फिर हमें इसकी उपपत्ति यानी इसको सिद्ध करके बताना है, इसे हम क्या कहेंगे, उपपत्ति। तो हमारी जो प्रमेय है वो है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, है ना। तो अभी हमने देखो पढ़ा था कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये जो कोण है, विपरीत कोण, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब यहाँ सिद्ध क्या करना है कि जो शीर्षाभिमुख कोण है वो आपस में बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले हमें प्रश्न में जो दिया है वो लिखेंगे, है ना। और इसके लिए हमें एक चित्र भी बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं दो रेखाएं लूँगा, एक रेखा लेता हूँ L, ये मेरी रेखा L हो गई, और ये मेरी रेखा M हो गई। ठीक है, और ये यहाँ पर 4 कोण बन रहे हैं जिसको मैं नाम दे रहा हूँ कोण 1, ये कोण 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया है कि रेखा L व M एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ये हमें दिया हुआ है। अब देखो ये रेखा L और ये M, ये दोनों रेखाएं यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसको मैंने क्या नाम दिया, O नाम दिया। ठीक है, तो दो रेखाएं जो है एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है।
अब हमें यहाँ सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो कोण 1 है वो इस कोण 3 के बराबर है और ये जो कोण 4 है वो इस कोण 2 के बराबर है। यानी आमने सामने के जो ये कोण है वो आपस में क्या है, बराबर है। इनको हम शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं, है ना। अब हम इसकी उपपत्ति यानी कि इसको सिद्ध करेंगे, उपपत्ति, ठीक है। तो अब देखो इसको सिद्ध कैसे करना है। जो हमने अभिग्रहित पढ़ा है रेखिक युग्म का, इसका सहारा हमें लेना है। तो सबसे पहले देखो मुझे ये कोण 1 और ये कोण 3 बराबर करना है, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो हमने क्या ली, एक रेखा L ली। इस रेखा पर देखो ये हमारी किरण हो गई जो इस रेखा पर क्या है, खड़ी है। और यहाँ दो आसन्न कोण बन रहे, एक तो 1 और दूसरा 2, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और ऐसा मैंने इसको क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, रेखिक युग्म है कि नहीं। ये सीधी रेखा पर बन रहे, अभी हमने पढ़ा कोण 1 प्लस 2 बराबर 180, कोण 1 प्लस 2 कितना हो गया, 180 हो गया, है ना। इसी प्रकार देखो अब क्योंकि ये दोनों कोण मैंने लिए हैं, मुझे 3 भी लाना है। तो अब देखो यहाँ पर ये मेरी सीधी रेखा हो गई, इसको समझो, देखो यहाँ पर ये सीधी रेखा हो गई और इस पर ये वाली किरण खड़ी है ना। और ये जो कोण है मेरा कितना है, 2, और ये कितना है, 3। यानी इन दोनों का योग भी कितना आएगा, 180 डिग्री पर आएगा, है ना। इन दोनों का योग भी कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि कोण 2 और 3 जो है, कोण 2 प्लस कोण 3, इनका योग भी 180 डिग्री है। कारण क्या है कि ये भी रेखिक युग्म बनाते हैं। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, है ना। अब समीकरण 1 को देखो, इन दोनों का जोड़ भी 180 आ रहा है। 2 को देखो, इन दोनों का जोड़ भी 180 आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो योगफल है वो आपस में बराबर है। इनका भी योग 180 आ रहा है, इनका भी योग 180 आ रहा है, यानी इन दोनों का जो योग है वो आपस में बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से मैं लिख सकता हूँ कि समीकरण 1 व 2 से मैं लिख सकता हूँ कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर है कोण 2 प्लस कोण 3 के, क्योंकि इसकी जोड़ भी 180 है, इसकी जोड़ भी 180 है, यानी इन दोनों का योग क्या है, आपस में बराबर है ना। अब ये जो दो कोण 2 है, जब इसको बराबर के इस साइड में लाऊंगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा, तो कोण 2 में से कोण 2 जाएगा, 0 बचेगा, है ना। इतना नहीं करके मैं क्या करूँगा, जब बराबर की दोनों साइड में पॉजिटिव संख्या दे रखी हो तो इनको हम हटा देते हैं, यानी इनका जो, जब इसको इधर लाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो इससे बढ़िया क्या, हम इसको ऐसे ही हटा देते हैं। तो कोण 2 हट गया। अब बचा क्या, कोण 1 बराबर कोण 3, यानी कोण 1 और 3 आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए, है ना। तो ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये हमने सिद्ध कर दिया, एक चीज तो सिद्ध कर ली। जब हम एक चीज को सिद्ध कर लेते हैं तो दूसरी ऑटोमेटिक हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार कोण ये जो 4 है वो 2 के बराबर होगा। इसी प्रकार कोण 4 बराबर कोण 2। तो इस प्रकार से आपको जो है प्रमेय करनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, है ना। अब जो है मैंने यहाँ पर ये इसमें भी लिखा है व्यवस्थित तरीके से, है ना। किसी भी प्रमेय को करने के लिए यहाँ पर देखो मैंने 2 रेखाएं ली, एक AB और एक CD। ये दोनों बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है और यहाँ पर मैंने 4 कोण लिए, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ देखो हमें सिद्ध क्या करना है, 1 3 के बराबर है और 4 2 के बराबर है। तो उत्पत्ति की कि कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180। अब की बार मैंने ऐसे लिया कोण, है ना। तो देखो 1 और 4 ये दोनों एक ही रेखा में आ रहे हैं, तो इन दोनों का जो योग है वो 180 होगा, क्योंकि ये क्या है, रेखिक युग्म है। ये हो गया समीकरण 1। फिर 4 प्लस 3 देखो ये भी एक सीधी रेखा में है ना। तो ये भी रेखिक युग्म से इन दोनों की योग कितना होगा, 180 होगा। फिर समीकरण 1 तथा 2 से, एक हमारा क्या है, 1 प्लस 4, तो यहाँ आ गया 1 प्लस 4। 2 क्या है, 4 प्लस 3, यहाँ आ गया 4 प्लस 3। तो अब की बार यहाँ 4 से 4 कट गया, तो कोण 1 बराबर क्या आ गया, कोण 3, है ना। कोण 1 किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, कोण 4 बराबर कोण 2, कोण 4 बराबर कोण 2। तो इस प्रकार से आपको ये प्रमेय करनी है ना। अब देखो यहाँ जो मैंने ये वीडियो बनाई है वो मेरी इंट्रोडक्शन की पार्ट 1 वीडियो है। ये जो पार्ट 1 है वो हमें क्या बताएगी, देखो जब आप पार्ट 1 पूरी, यानी ये जो वीडियो है पूरी देख लोगे तो आप 6.1 आसानी से कर पाओगे, है ना। फिर मैं
इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 बनाऊंगा, ठीक है। जब पार्ट 2 आप देखोगे तो आप 6.2 आसानी से कर पाओगे। फिर मैं पार्ट 3 बनाऊंगा, है ना। तो जब पार्ट 3 को आप पढ़ोगे तो 6.3 आप आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। तो अब की जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है मैं एक साथ नहीं बनाकर टुकड़ों में बनाऊंगा, ताकि आपको आसानी से सब कुछ समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।